ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के सेकंड सीजन का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है। जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में जूफा और टाओफा दोनों फ्यूज हो गए थे एंड एक अलग ही तरीके के क्रीचर बन गए थे। मतलब ये भाई मॉन्स्टर बन गया था, है कि नहीं। अब यार कांतेत्सु है तो यही कहता है कि मैं ही मारूंगा इस मॉन्स्टर को, एंड छूटते साथ ही ये मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन भाई चौबे यहाँ पे एकदम से ट्रांसफॉर्म होकर इनको बचा लेता है। यहाँ पे वो डिफेंस काफी अच्छे से कर रहा होता है। भले ये मॉन्स्टर ही बोलूं ना इसको भाई, और क्या बोल सकता हूँ, है ना। तो यार ये कंटिन्यूअस अटैक्स कर रहा होता है इन लोगों के ऊपर। लेकिन चौबे यहाँ पे इन लोगों को कहता है मेरे पीछे रहना, मतलब अपने भाई को कहता है टोमा को कि हिलने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहो। अब वो समझ जाता है कि यार कांतेत्सु तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसे ही अकेले ही इसको संभालना पड़ेगा। अब क्या वो सच में इसका सामना कर सकता है? तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो रेन के साथ था। तो रेन ने उसको वाटर टावर के बारे में बताया था, जो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर वो होता है, जैसे कि चेस्टनट हो गए, सोयाबीन्स हो गए, किडनी, ब्लैडर, ओके, वहां पे रखा जा सकता है इनको। इसके अलावा वो तलिस्मा के बारे में बताता है चौबे को कि किसी तलिस्मा के ऊपर नाम लिख के हम पता लगा सकते हैं उसकी कंडीशन के बारे में। और वो ये भी बता देता है उस समय कि यार टोमा के ऊपर ना बुरी नजरें फैल रही है और बेसिकली उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो चौबे को इसी बात का डर होता है कि कहीं टोमा को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। और तभी यहाँ पे भाई ये मॉन्स्टर एक घूमता हुआ अटैक मारता है टोमा के ऊपर। लेकिन भाई टोमा इस बार अपने आप को बचा लेता है। तो ऐसा लगता है यहाँ पे टोमा पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है और चौबे ने जो पहले वो सीन देखा था वो असलियत में अब चेंज हो चुका है, फ्यूचर। तो टोमा यहाँ पे भाई फूची का हाथ पकड़ के भागने लग जाता है। इन दोनों का एक प्लान होता है और आते साथ ही यहाँ पे फूची काफी खतरनाक अटैक करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर, जिससे कि ये कांप जाता है भाई। अब यार आपको पता होगा कि फूची का जो मेटल एट्रीब्यूट है वो टाओफा के टाओ के खिलाफ अच्छे से काम कर सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इनका ये प्लान काम करता है एंड ये दोनों अपना हाथ मिला लेते हैं, जिससे कि इनका टाओ मिक्स हो जाए। यहाँ पे कांतेत्सु से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये मॉन्स्टर पीछे उड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे ये लोग ना बहसबाजी कर रहे होते हैं। चौबे कहते हैं वैसे आज तक मैंने कभी देखा नहीं मेरे भाई को बहस करते हुए, और ऐसा लगता है कि वो चेंज हो चुका है। उसे ऐसा एहसास होता है कि पहले टोमा उसके पीछे पीछे रहता तो उसे पकड़ के घूमता रहता था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है, जो कि काफी कमाल की बात है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक के बाद ना ये मॉन्स्टर फ्लिप हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जहां पहले ये टाओफा के रूप में था, मतलब इसके ब्रेस्ट वगैरह थे, वो अब चेंज हो जाते हैं, ये जूफा के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे अपने डैमेज को हील करने के लिए ऐसा इन्होंने किया होता है। तो ये प्लान बनाते हैं कि ये दो ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे और दोनों के ही टेंडेंस को अलग अलग तरीके से काटेंगे और एक साथ इसको हरा देंगे। टोमा पूछता है कि तो भाई बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो चौबे यहाँ पे थोड़ा खुश होता है और वो कहते हैं कि देखो पागल, मैंने तुम्हारी ऊपर सारी चीजें छोड़ दी है, तो सारा सोचो मत, तुम कर सकते हो ये। कांतेत्सु कहता है कि मैं तुम जैसे छुछुंदर का ऑर्डर नहीं मानने वाला। तो चौबे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देने वाला, मेरे को बल्कि तुम्हारी जरूरत है। तो यहाँ पे ये लोग साथ मिलके काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई जूफा यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक्स करता है इन लोगों के ऊपर। भाई छूटते साथ ही इन सबकी वाट लगा के रख देता है। भाई वो होता है भाई ताकतवर। वो कांतेत्सु कहते हैं चलो फिर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा रास्ता क्लियर करता हूँ। तो फूची और टोमा दोनों के दोनों साथ जाने लग जाते हैं, ठीक है, कांतेत्सु के पीछे पीछे। भले कांतेत्सु बुरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, मतलब उसके ऑर्गन डैमेज हो चुके होते हैं और वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। यहाँ पे एक बार को फूची के ऊपर भी हमला होता है, लेकिन टोमा उसको बचा लेता है और टोमा यही कहता है देखो यार हमारा जो पूरा प्लान है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो सिचुएशन पे, ठीक है, ऐसे खड़े मत रहो। यहाँ पे कांतेत्सु एक काफी खतरनाक अटैक करता है, वो गेट स्लैश वाला, जिससे उसने पूरा गेट तोड़ दिया था। उसी तरह वो यहाँ पे जूफा की पूरी बॉडी को बीच में से काट देता है, जिस वजह से जूफा और टाओफा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये इनका बेस्ट चांस होता है दोनों के टेंडन को काटने का। दोनों जाते हैं और काफी कमाल के तरीके से इनके टेंडन को काट देते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही मान लो मर ही गए एक तरीके से। अभी भी जूफा नहीं मरा होता है, वो एक तरीके से जिंदा ही होता है। फूची को यहाँ पे इनको मरता हुआ देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। जो टाओफा की बॉडी होती है उसमें से एक पीच निकलता है एंड हमें दिखाया जाता है जूफा अभी भी जिंदा होता है। तो इसे देख के यहाँ पे चौबे कहता है कि ये वेपन वैसे मैंने उस आग वाले निंजा के लिए बचा के रखा था, लेकिन ऐसा लगता है अभी मेरे को इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो यहाँ पे अपने पेट में हाथ डालता है और एक बॉटल बाहर निकालता है। अब ये भाई उसी वाटर टाओ की बॉटल होती है जो कि उसने छुपा ली थी अपने पेट के अंदर। यार अजीब है काफी, बट ये वाटर वो डालता है जब जूफा के ऊपर, तो भाई ये जूफा पिघलने लग जाता है। यहाँ पे इसकी बुरी तरह से वाट लगने लग जाती है, लेकिन आते साथ ही यहाँ पे कांतेत्सु उसको जान से मार देता है। अब चौबे कहते क्या हुआ, इसके ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन
यहाँ पे गांतेत्सुसाई को याद आता है कि टाओफा ने कहा था कि उसको ये सब करके बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, उसे बस ये सब करना पड़ रहा है। एनीवे एंड में भी ये दोनों साथ में ही होते हैं। ये सब के सब लोग यहाँ पे सुरक्षित होते हैं और जिंदा बच चुके होते हैं भाई। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है रेंटन पैलेस का, और यहाँ पे फाइनली सागिरी और मे पहुंच चुके होते हैं। अब सामने यहाँ पे ये टेंशन बैठी होती है जो कि एक बुक पढ़ रही होती है, और मे बता देती है कि ये रेंटन पैलेस है लेकिन यहाँ पे रेन नहीं है, इधर गुइफा है। अब वो बुक पढ़ रही होती है, वो बड़ी शायबंदी होती है, वो किसी से बात नहीं करती है, और साथ में यहाँ पे फॉर्चून देखने वाला सामान भी पड़ा होता है। ये तलिस्मा पड़े होते हैं इधर, जिससे कि किसी की भी कंडीशंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। मे बता देती है सागिरी को इनके बारे में। अब सागिरी कहती है ठीक है फिर इनको तबाह कर देते हैं हम लोग, लेकिन तभी यहाँ पे काफी खतरनाक प्रेशर फील होता है सागिरी को अपने ऊपर, और गुइफा यहाँ पे इस प्रेशर को कंट्रोल कर रही होती है। वो यही कहती है कि देखो वैसे मुझे तुमसे कोई लेना देना है नहीं, रेन ने मुझे कहा है यहाँ पे मैं बैठ के बस इन सब चीजों का ख्याल रखूं, लेकिन अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगी। तो सागिरी यहाँ पे अपनी तलवार नीचे रख देती है और माफी मांगती है कि ये लोग बिन बुलाए इस आइलैंड पे आ गए और इतना कुछ नुकसान किया है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस अपने दोस्तों के साथ सही सलामत घर जाना चाहती है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। बेसिकली वो ये फाइट रोकने के लिए यहाँ पे डील करती है। तो गुइफा कहती है ठीक है फिर चली जाओ यहाँ से, क्योंकि वैसे भी मेरे को तुमसे कोई लेने देना है नहीं। वो यहाँ पे अपना प्रेशर रिलीज कर देती है और गुइफा यही कहती है कि मैं तुमने पूछा था ना रेन कहाँ पे है, तो चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें इल्यूजन दिखाती हूँ टाओ का। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि रेन इधर फ्लड गेट के पास होता है और वो शिप पे लोड कर रहा होता है सारा का सारा सामान, एंड वो बेसिकली जापान जा रहा होता है और वो वहां पे जाके सारे के सारे इंसानों को टान में बदल देगा। यहाँ पे वो काफी सारी ऐसे पैराडाइज बटरफ्लाइज लेके जा रहा होता है जो कि आइलैंड पे जाके ही हैच होंगी, और वो इतनी सारी है कि पूरे जापान में फैल जाएंगी और सबको वो फ्लावर्स बना देगी, यानी कि टैन बना देगी। तो गुइफा यही कहती है सागरी को, तो अगर तुम वापस घर भी चली जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि एंड में जाके तो तुम्हें टैन ही बनना है, तुम फ्लावर्स में बदल जाओगी। मैं कहती है कि तुम्हें पता है ना इंसानों का इस्तेमाल करना गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, तुम समझ सकती हो ना ये चीज। तो यार गुइफा एक बात बताती है कि 100 सालों पहले यहाँ पे पहली बार आउटसाइडर्स आए थे इस आइलैंड के ऊपर, और हमने तब सीखा था कि इंसानों के अंदर काफी अच्छी क्वालिटी का टैन होता है और वो काफी ज्यादा कीमती होते हैं, होको से भी ज्यादा कीमती। और ये बात रेन को भी समझ आ गई थी, जूफा और टाओफा को भी रियलाइज हो गई थी ये बात, जिस वजह से हमें समझ आ गया था कि इंसानों को इस्तेमाल करके हम काफी आसानी से अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों के अंदर ना क्यूरोसिटी होती है, उनके अंदर फीलिंग्स होती है, जिससे कि उनका टैन और भी ज्यादा पावरफुल बनता है। तो यार इसी वजह से रेन का ये प्लान था हमेशा से ही कि वो इंसानों को इस्तेमाल करेगा टैन बनाने के लिए। वही दूसरी ओर हमें शियोन के तलिस्मा का सीन दिखाया जाता है, उसकी हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है, वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है, ऑलमोस्ट मरने की कगार पे होता है भाई। वो हमें दिखाया जाता है कि वो तकरीबन 215 बार काट चुका होता है इस टेंशन को, एंड उसके बाद भी ये धीरे धीरे करके हील हो रहा होता है। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है, ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर एट्रीब्यूट हमारे काम नहीं आएंगे तो कोई और तरीका है क्या टेंशन को मारने का। तो यार ये लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे उनकी रीजनरेशन वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करके हम लोग उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से थकाना होगा, ठीक है, गाबेमारू ने ये बात बताई थी। लेकिन मैं कहती है कि मुझे नहीं पता ये चीज काम करेगी या नहीं, उसके लिए हमें 100 या फिर शायद 1000 बार उसे काटना पड़ेगा। लेकिन अभी तक बेचारे शियोन ने सिर्फ 215 बार ही काटा होता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। यार बुरा लग रहा होता है मेरे को, यहाँ पे वो बार बार उसे काटता रहता है, भले इस टेंशन की यहाँ पे रीजनरेशन एबिलिटी कम हो चुकी होती है, ठीक है, वो इतनी इजिली हील नहीं हो पा रहा होता, और ये बोलता है भाई क्या चल कर रहा हो, क्या तुम भाई पागल हो क्या। वो खुद डर रहा होता है शियोन से, और शियोन भी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होता है उसको फिर से काटने पीटने के लिए। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है यार, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, मतलब इसी वीक आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।